हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो है नागा इंसर्जेंसी का। नागा इंसर्जेंसी, और इसी लेक्चर में आपको पता चलेगा कि भाई साहब आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का जन्म कहाँ से हुआ। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, नागा जो हमारा नागालैंड एरिया है, उसको देखिए ब्रिटिशर्स ने 1881 में कैप्चर किया था। क्योंकि ब्रिटिशर्स एक बार जहाँ कैप्चर कर लेते हैं उसको एडमिनिस्टर भी करते हैं। तो ब्रिटिशर्स का जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ तो वहाँ के लोगों की तरफ से वैसे ही रेजिस्टेंस आया। तो 1980 में क्या हुआ कि काफ़ी सारे जो नागालैंड के जो ट्राइब्स थी, उन्होंने आपस में मिलकर एक नागा क्लब बना लिया। यही जो नागा क्लब था, ये 1946 में नागा नेशनल काउंसिल में कन्वर्ट हो गया। बाद में क्या हुआ कि जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होने के साथ साथ कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा बढ़ गई, और यहाँ पे कुछ उल्टी सीधी बातें होने लगी, जैसे कि नागालैंड अब एक इंडिपेंडेंट देश बनेगा, नागालैंड का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, खुद का फ्लैग होगा। ऐसी उल्टी सीधी उलझुल बातें। लेकिन क्योंकि हमें तो पता है कि भाई साहब ये सब इंडिया का ही पार्ट है, जिनको कैसे हम जाने देते। लेकिन यहाँ पे एक बहुत क्रांतिकारी आदमी थे, उनका नाम था फिजो, PHIZO, फिजो। ये जो आए तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने तो इंडिपेंडेंस की घोषणा भी कर दी, और 1952 के आते आते इन्होंने एक फेडरल गवर्नमेंट भी बना ली नागालैंड की, और एक फेडरल आर्मी भी बना ली। देखिए, उस टाइम पे इतना डिस्टरबेंस था उस रीजन में, नॉर्थ ईस्ट में, कि क्या बताएं। तो इस डिस्टरबेंस को क्वेल करने के लिए गवर्नमेंट ने 1958 के आसपास आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को इनेक्ट किया था। तो हम आज जो हम देखते हैं ना कि कश्मीर में इतनी इंसर्जेंसी है, इतना ये लड़ाई चल रही है, और ये हमारे नक्सल जो प्रॉब्लम है, तो न जाने कहाँ से आफ्सपा आया। तो देखिए, आफ्सपा का जन्म यहाँ से हुआ था। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है जिसने आफ्सपा को जन्म दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना चाहिए। फिर देखिए, 1975 तक क्या हुआ कि ये जो ग्रुप था, NNC, ये लड़ाई करता रहा और इंसर्जेंसी अपने चरम पे थी उस टाइम पे। लेकिन 1975 पे क्या हुआ कि जो फीज़ो थे उनका कुछ हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने कहा कि चलो, अब हमें अलग से देश नहीं चाहिए, हम इंडिया के अंदर ही रहकर एक काफ़ी ऑटोनॉमस रीजन चाहते हैं नागालैंड का। तो उन्होंने कहा ठीक है, और इसके बदले उन्होंने कहा कि हम अपने जो हथियार हैं वो डालने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब ये हथियार डालने वाली बात आई तो NNC के अंदर ही कुछ लोग थे, जैसे इसाक, महुआ, खापलांग, ये सब लोग इसी ग्रुप के पार्ट थे। लेकिन जब इन्होंने देखा यार इनका लीडर फिजो ये तो इंडियन गवर्नमेंट से बात कर रहा है और हथियार डालने की बात कर रहे थे, इनका तो मुंडा खिसक गया। इन्होंने कहा नहीं भाई, अपन तो जारी रखेंगे, संघर्ष अपना जारी रहेगा, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन को इन्हें स्टार्ट रखा, और ये जो हमारा NNN था, NNC, ये हमारा 1991 के आते आते जैसे ही अपने फिजो की मौत हुई तो ये ग्रुप तो डिसमेंटल हो गया। लेकिन 1975 में एक बड़ी बात हुई कि NSCN का जन्म हुआ। NSCN का नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। और NSCN जब 1975 में हुआ तो ये इसाक महुआ, मतलब महुआ जो था इसके लीडर थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि देखो, लड़ाई कोई अच्छी चीज़ नहीं है, कब तक लड़ते रहोगे। 75 से लेकर 1988 तक ये जो इसाक महुआ वाला ग्रुप था, इसने कहा यार कि ठीक है, अब चलो हम भी कुछ एग्रीमेंट भी आते, लड़ते लड़ते तो ऐसी ज़िंदगी बीत जाएगी, कुछ रिजल्ट निकलेगा नहीं। लेकिन फिर हुआ क्या कि जब इसाक महुआ लोगों ने कहा कि भाई अब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करते हैं, तो यहाँ पे खापलांग को एकदम दिमाग ख़राब हो गया। ये कैसे बात कर रहे हो आप लोग, बात करनी है। तो यहाँ पे खापलांग का दिमाग घूम गया। खापलांग ने कहा कोई बात नहीं होगी, हम लड़ाई करते रहेंगे। तो ये ग्रुप फर्दर स्प्लिट हो गया। तो यहाँ पे NSCN के और NSCN IM। आप लोगों ने साल 2 साल पहले अगर सुना हो कि खापलांग की मौत हो गई है, तो अब देखिए, इसाक की भी मौत हो गई है, खापलांग की भी मौत हुई है, अभी सिर्फ महुआ ही बचे हैं जो अभी तक ज़िंदा हैं। ठीक है। और देखिए, 2016-17 के आसपास गवर्नमेंट ने एक अकॉर्ड साइन किया है, नागा पीस अकॉर्ड। उस अकॉर्ड की जो भी जानकारी है, जो डिटेल्स हैं, वो भी पब्लिक डोमेन में नहीं आई हैं। तो क्या अकॉर्ड है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हम देख लेते हैं कि जो हमारे जो NSCN के जो ग्रुप है, इसकी डिमांड्स क्या हैं, गवर्नमेंट का नैरेटिव क्या है, और वहाँ के लोगों का नैरेटिव क्या है। फाइनली देखेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या है। देखिए, जो NSCN वाले जो खापलंग वाला ग्रुप है, वो तो भाई अभी भी अगर हम देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं अभी तो।
लेकिन 1975 से लेकर 1988 तक तो जो मदर ऑफ ऑल्स इंसर्जेंसी थी वो इसाक महुआ वाला ग्रुप था। और 1980 के बाद कि खापलांग अलग हुए तो भाई साहब खापलांग ही है। अब देखिए कुछ हर्डल्स देखते हैं कि गवर्नमेंट का कहना क्या है और गवर्नमेंट को दिक्कत क्या है नागालैंड से। देखिए सबसे पहली बात तो नागालैंड के जो ये लीडर्स हैं ये कहते हैं कि नागालैंड में जो नागा सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करे। देखिए ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो बिल्कुल ये कोई बात ही नहीं है कि नागा लोगों की सोवरेनिटी एक्सेप्ट की जाए एक ऐसे देश में जिसका एक इंडिपेंडेंट स्टेट में। तो ये तो कोई बात मानने वाली है नहीं, गवर्नमेंट इसको कभी नहीं मानेगी चाहे कुछ हो जाए। दूसरा ये लोग कहते हैं कि जितने भी नागा स्पीकिंग एरिया हैं इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर, जैसे म्यांमार में भी कुछ एरिया जहाँ पे नागा लोग रहते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि आप ऐसा करिए सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जितना भी नागा स्पीकिंग एरिया है सबको इकट्ठा करके ग्रेटर नागालैंड बना दीजिए। यार देखिए ये तो बिल्कुल ऊट पटांग सी बात है। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप मनी वो में अपन चलो ठीक है अपनी स्टेट तो हम फिर भी मिला लें, अरुणाचल मिला लें, मणिपुर मिला लें, लेकिन हम म्यांमार से कैसे कहेंगे तुम अपना एरिया हमें दे दो? तो ये बात भी नहीं होने वाली है। दूसरा देखिए काफ़ी सारे ये जो नागा ग्रुप्स हैं इनके पास काफ़ी सारे वेपन्स हैं, तो इन वेपन का क्या होगा? इन वेपन का मैनेजमेंट है, इसको लेकर भी काफ़ी विवाद है। वो लोग कहते हैं कि अपने वेपन्स हम अपने पास रखेंगे, लेकिन गवर्नमेंट कहती नहीं आपको ये वेपन जो हैं सारे के सारे सरेंडर करने होंगे। दूसरा एक है भाई साहब इलीगल टैक्सेशन का। देखिए ये लोग इसको जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं इसको टैक्सेशन कहते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट इसको एक्सटॉर्शन कहती है, हफ्ता वसूली। ये लोग क्या है कि ये गवर्नमेंट से चाहते हैं कि इनकी जो इलीगल टैक्सेशन वाली जो पॉलिसी है इसको गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज कर ले और एक पैरेलल टैक्सेशन वाली रिजीम चलती रहे। तो गवर्नमेंट कह रही है ऐसा कुछ नहीं होने देंगे हम, और इस बात को भी नहीं मानने वाली। आखिरी में बात यह है कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी खतरा लगता है, क्योंकि हमारी जो प्रॉक्सीज हैं, देखिए भारत के बहुत सारे एनिमीज़ हैं, हमारे इतने सारे एनिमीज़ हैं, वो कहाँ कहाँ इंसर्जेंसी फ्यूल कर सकते हैं। और नागालैंड तो देखिए एक फ्लैश पॉइंट है, चाइना को तो बिल्कुल मतलब एक कहता ना कि आराम से एक बैठे बैठाए घर बैठाए उसको एक तरीका मिल गया कि इंडिया को परेशान करना है। तो वो चाइना क्या है कि अगर थोड़ा इन ग्रुप्स को और थोड़ा सपोर्ट करे, इनको आर्म्स एम्यूनिशन दे, तो एक हमारे एक नॉर्थ ईस्ट के एक पार्ट में हमेशा इंसर्जेंसी बनी रहेगी। इससे क्या है देखिए इंसर्जेंसी होती है तो लोगों का डेवलपमेंट नहीं होता है, और डेवलपमेंट नहीं होता है तो हर तरीके के सोशल इंडिकेटर नीचे जाते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट का नैरेटिव तो ये है, अब कुछ हम देख लेंगे कि दूसरे साइड का नैरेटिव क्या है। देखिए जो नागालैंड के लीडर हैं या जो वहाँ के लोग हैं तो उनका कुछ और ही मतलब बताने का है। वो लोग कहते हैं कि देखिए ये जो नागालैंड में ये प्रॉब्लम है ये कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वाली प्रॉब्लम नहीं है, कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है इस वजह से ऐसा सब हो रहा है। देखिए ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, पावर शेयरिंग की दिक्कत है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को और ये जो मतलब जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं इनको आपस में बैठ के ढंग से बात करने की यही सॉल्यूशन है। बाकी अगर इसको एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की तरह देखा जाए तो ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होने वाली। दूसरी बात है कि देखिए नागालैंड के जो लोग हैं, जो नागा पीपल हैं, उनकी हिस्ट्री को काफ़ी डिस्टॉर्टेड तरीके से देखा जाता है और उनको कुछ ढंग अच्छे से समझा भी नहीं गया है। तो कई बार इसको लेकर भी विवाद है कि नागा लोगों को जो ड्यू रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए उनको हिस्टोरिकल चीज़ों को, उनकी ट्राइब्स को, वो नहीं मिलती है। कई बार इससे भी वो लोग थोड़े आहत रहते हैं। सबसे बड़ा नासूर है वो है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन। वो लोग कहते हैं कि देखिए कहने को तो ये कि लोग कहते हैं कि एट्रोसिटीज़ होती हैं। देखिए एट्रोसिटीज़ कहना बहुत आसान बात है, लेकिन अगर हमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर ठीक करनी है जो कि इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है, वहाँ पे कुछ कठोर चीज़ें कदम तो उठानी पड़ते हैं। तो आफ्सपा उनमें से एक है। तो वहाँ के जो कई सारे ग्रुप्स हैं वो कहते हैं कि भाई साहब आफ्सपा को हटाइए, बहुत बेकार चीज़ है। अब बेकार है नहीं है वो तो हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ये भी आफ्सपा का मैटर भी काफ़ी चर्चित है। अब देखिए वे फॉरवर्ड देखा जाए, अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो देखिए वे फॉरवर्ड तो ये कि सारे जो नागा इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जो वहाँ की ट्राइब्स हैं, उनको एक साथ बिठाकर उनसे बात की जाए कि अगर हम आपको थोड़ी ज़्यादा ग्रेटर ऑटोनॉमी दें, इसके बदले में आप जो इम्प्लीमेंटेशन है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन लॉज का, उसको थोड़ा अच्छे से इम्प्लीमेंट होने दें, और ये जो इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ हैं इनको फ्यूचर में रोकें और एक स्टेट को प्रॉस्परस बनाने में अपना भी योगदान दें। देखिए वे फॉरवर्ड इसमें यही है। अगर हम लड़ाई करते रहे तो देखिए लड़ाई का कोई अंत है नहीं, तो देखिए लड़ाई का कोई अंत है नहीं, तो यही है, बातचीत से ही हल निकलेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने मिलेगा। अगर आपको तैयारी में ये थोड़ा बहुत भी
फ़ायदा दे तो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस इज़ मी। जय हिंद।